साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कहते हैं कि भाई ईंधन का इस्तेमाल कम करो और उसके बाद तस्वीरें आती हैं कि आप देर रात तक रोड शो कर रहे हैं जिसमें गाड़ियों का काफिला दिख रहा है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। और सवाल ये भी है कि आपने फिर मिडिल क्लास को क्यों टारगेट किया? कि सिर्फ मिडिल क्लास के लोग ही जा रहे हैं सोना खरीदने के लिए और विदेशी दौरे के लिए और विदेशी शादियों के लिए, जो एक से बढ़कर एक जो सारे महारथी बैठे हुए हैं। अदानी अंबानी जो मेट गाला में शिरकत करने के लिए ईशा अंबानी जाती हैं, ज्वेलरी दिखाती हैं, मॉम 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 मॉम। कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। सोना डोनेट करवाने की याद दिलाई प्रधानमंत्री मोदी ने कि युद्ध के दौरान भारत में सोना डोनेट करते थे। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले अपना आभूषण जो है खुद ही डोनेट किया था और उसके बाद देशवासियों को कहा था कहने के लिए। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। बात करेंगे इस ब्लॉग में हम प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ जो अपील की है देश की जनता से और उसको लेकर क्यों आखिर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसकी बहुत निंदा भी की जा रही है। लेकिन पहले एक रिमाइंडर, चैनल का कंटेंट अगर पसंद आए तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी जो कि एक दिन पहले सिकंदराबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जिस रैली में पहुंचने के लिए बकायदा हवाई यात्रा की होगी, हेलीकॉप्टर लिया होगा और दर्जनों गाड़ियों की कॉन्वॉय के साथ में वहां पर वो रोड शो भी कर रहे थे। लेकिन वहां मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को याद दिलाया कि ईरान का युद्ध जारी है और अब ये जो ऊर्जा संकट का साया है वो बेहद गहराने लगा है। 28 फरवरी को शुरुआत हुई थी युद्ध, और किसने शुरू की थी? इसराइल ने एक तरफा हमला किया। वही इसराइल जहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कनेसेट में लोगों को संबोधित करते हुए ना केवल फिलिस्तीन का कोई जिक्र ही नहीं किया था, गाजा का कोई जिक्र ही नहीं किया था, बल्कि ये भी कहा था कि इसराइल तो फादरलैंड है और कुछ सिविलाइजेशनल रिश्तों की बात की। और दूसरा पार्टनर कौन है इस युद्ध में? अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है। वही डोनाल्ड ट्रंप जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अब मोदी जी का दिल तो छलनी कर दिया। बहुत बार जो है उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो विवादित है, और इसीलिए मोदी जी के जो तमाम अंधभक्त जाकर डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर्स को केक खिला रहे थे, पूजा कर रहे थे, उनकी दूसरी दफा जीत के बाद में आज की तारीख में वो उनके पुतले फूकते हैं। क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लगातार दावा करते रहे कि दरअसल उन्होंने ही संघर्ष विराम करवाया, और इनफैक्ट भारत से पहले उन्होंने ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सीज फायर हो रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, भारत को हेल होल कहते हैं। तो ये जो दो लोग हैं जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की, उन्होंने इस पूरी दुनिया में जो उथल पुथल की स्थिति बना दी है, अब हर कोई उस पर अपने स्तर पर जूझने की कोशिश कर रहा है। पिछले इन 2 महीनों में हमने देखा है कि अलग अलग देशों से खबरें आई कि कहीं पर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कहीं स्कूल कॉलेज कैंपसेस फिजिकल क्लासेस बंद हो गई हैं, ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, कहीं पेट्रोल स्टेशंस बंद हो गई हैं, स्टॉक नहीं है। अब भारत में चूंकि 5 राज्यों के चुनाव थे अप्रैल में, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम, तो इसीलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तो रोक लगा ली गई थी। लेकिन एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ा दी गई, महंगी भी हो गई हैं, ब्लैक पर भी मिलनी मुश्किल होती हैं, सप्लाई की दिक्कत है, और जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ईटरीज हैं उनकी तो वाट लगी हुई है। बहुत जगह ऐसे छोटे छोटे ठेले हैं जो ठप हो गए। हमने माइग्रेंट क्राइसिस को देखा जहां मजदूर शहरों को छोड़कर सूरत से, दिल्ली एनसीआर से वापस अपने गांव को ओर जाने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो छोटा 5 किलो का सिलेंडर है वो अगर 250 450 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमें भरवाना पड़ रहा है, तो हम आखिर खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? कोई पैसा बच नहीं रहा। और नोएडा में इसीलिए हमने देखा कि इतने भयंकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले दिल्ली एनसीआर में। हाल में सरोजनी नगर मार्केट में मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देखिएगा, जहां लोग कह रहे हैं कि मार्केट में फुटफॉल नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार की मजबूरी थी, चूंकि चुनाव हो रहे थे,
तो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस वो नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, उसको काबू करके रखा हुआ था। लेकिन अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है माहौल बनाना शुरू कर दिया है। देशवासियों को एकदम देशभक्ति की बात करते हुए ये कह दिया है कि भाई राष्ट्र निर्माण के लिए अब आपके जो है हमें सैक्रिफाइसेस की जरूरत है, और उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दी हैं कि नेशन बिल्डिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही कि भाई आप लोग ईंधन का इस्तेमाल कम कीजिए। कुछ अच्छी बातें की हैं इसमें उन्होंने कहा कि आप कारपूल कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कीजिए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, और अगर कुरियर से कुछ भेजना हो तो उसे आप वो हवाई कुरियर की जगह आप ट्रेन वाली कुरियर का इस्तेमाल कीजिए, ट्रेन जो गुड सर्विसेज होती हैं। ये तमाम बातें की हैं। पहले आपको सुनाती हूँ कि मोदी जी ने क्या कहा, फिर कहती हूँ कि इसमें दिक्कतें क्या हैं। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। तो देखिए मोदी जी इंटेंशन जो है वो तो अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ, ये अच्छी बात है, मतलब सिर्फ आज ही के लिए क्यों, ये तो लोगों को एक प्रैक्टिस ही बना लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे यूरोप के देश हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या तो उन्होंने फ्री कर दी है या तो बहुत मिनिमम कॉस्ट लेते हैं। आप लोग इस्तेमाल करते हैं मेट्रो की, अपनी गाड़ी चलाते हैं? थोड़ा फीडबैक दीजिए इस वीडियो पे। अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दिक्कत होती है। आप मेट्रो से निकलकर जो है वो ऑटो वाले से झगड़ने में ही वक्त जाया कर देते हैं, जो कोई भी रेट आपसे वसूलने की कोशिश कर रहा होता है। लेट नाइट मेट्रो से आकर काफी दफा महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं कि बाहर निकले और उसके बाद पता चला कि रास्ते में जो है दिक्कत है। ये सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी मैं देख रही थी इक्का दुक्का मंत्री जो है पोस्ट कर रहे हैं वीडियो कि आज से हमने ईवी यूज करना शुरू किया। भाई ईवी भी सस्ती नहीं है, कम से कम 13-14 लाख 15 लाख की तो है ना ईवीज, और उसमें भी सारी पॉइंट्स चार्जिंग वाली जो है अभी भी उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं हुई है। जो हाइब्रिड गाड़ियां भी आती है, बारिश के मौसम में बहुत दिक्कतें आती है उनकी बैटरीज को लेकर। इंजन अगर बैठ जाए तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनमें सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कहते हैं कि भाई ईंधन का इस्तेमाल कम करो, और उसके बाद तस्वीरें आती हैं कि आप देर रात तक रोड शो कर रहे हैं जिसमें गाड़ियों का काफिला दिख रहा है।
भाई वो गाड़ियां किसमें चल रही हैं सर? पानी पर चल रही हैं। वो गाड़ियां क्या वो गोबर गैस प्रोडक्शन वाले फॉर्मूले से चल रही हैं? चैरिटी मस्ट बिगिन एट होम। आप मिसाल कायम कीजिए। वो छोड़ दीजिए, आज सुबह भी जो है तस्वीरें आई हैं सोमनाथ में, वहां पे भी रोड शो कर रहे हैं। हाँ, कारपूलिंग शायद दिख रही है क्योंकि प्रधानमंत्री वो अपने गाड़ी के छत पर खड़े हैं, वेव आउट कर रहे हैं, उनके आसपास 3-4 लोग मौजूद है, तो शायद ये कारपूलिंग का डेफिनेशन है। और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं ट्विटर पर। क्या नेता, क्या आम लोग, क्या क्रिटिक्स, और तो और जो बीजेपी आरएसएस के सपोर्टर्स भी हैं, जो पूछ रहे हैं कि क्या इसकी शुरुआत खुद उनके कैबिनेट के मंत्री करेंगे, उनके विधायक करेंगे बीजेपी के? एक एक विधायक के काफिले में इतनी गाड़ियां जा रही होती हैं, ट्रैफिक का तो उससे अलग सरदर्द होता है। हो सकता है ये बंद कर दें तो ट्रैफिक कुछ कम हो। और प्रधानमंत्री मोदी, वैसे आपको याद दिला दूं कि इसके पहले भी संसद में कोरोना की याद दिला चुके हैं। अब बार बार तीसरी दफा कोरोना का जिक्र करना ये लोगों के मन में तो डर पैदा करेगा कि क्या हम एक तरीके से एक अनडिक्लेयर्ड, एक अघोषित लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं वापस से, इसीलिए माहौल को तैयार किया जा रहा है। आप जब कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करो, क्या ये तैयारी चल रही है कि एक अनडिक्लेयर्ड, जैसे हम इमरजेंसी की बात करते हैं जहां तक प्रेस के अधिकारों का सवाल है, वैसे एक अनडिक्लेयर्ड जो है लॉकडाउन की स्थिति बन जाए? सोचिए जरूर इन सवालों पे। क्या प्रधानमंत्री को अपनी रोड शोज बंद नहीं कर देनी चाहिए? पूरे इलेक्शन में इस युद्ध के दौरान इतनी रोड शोज हुई, इतनी रोड शोज हुई, इतने कैंपेन हुए, तब ईंधन की फिक्र किसी को नहीं थी। अब लेकिन लोगों से जरूर कहा जा रहा है कि भाई सैक्रिफाइस कीजिए राष्ट्र के लिए। राष्ट्र निर्माण का ठेका सिर्फ आम लोगों ने लिया हुआ है, सिर्फ गरीबों ने लिया हुआ है। जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, जो इस देश के सबसे अमीर लोग हैं, घर में लोग 2 हैं, गाड़ियां 4 हैं, 5 हैं, उन लोगों के लिए भी है ये अपील। और ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इन्होंने एक और जो अपील की वो थोड़ा सा अटपटा लगा सुनने में। क्यों अटपटा लगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक मिडिल क्लास में एक कल्चर दिख रहा है कि मिडिल क्लास के लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर शादियां करवा रहे हैं विदेशों में, और विदेश में घूमने के लिए जा रहे हैं। क्यों भाई, मिडिल क्लास को क्यों टारगेट कर रहे हैं सिर्फ? इस देश में जो उबर रिच है, जो गरीब है, उनके बीच हैव्स और हैव नॉट्स की डिफरेंसेस इतनी ज्यादा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने मिडिल क्लास को लेकर। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इस बेटी को नीचे बिठाइए, उसे थक जाएगी। उस बेटी को बिठाइए। वो थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठिए, आप नीचे बैठिए। मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया, अब आप बैठ जाइए। हाँ, इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई? इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज। बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो,
हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। देखिए, एक बार फिर से अच्छी बात है, ठीक है, चलिए, मैं तो खैर सोना पहनती ही नहीं हूँ, लेकिन सोना को लोग बहुत भारी निवेश के तौर पर देखते हैं। शादियों का सिलसिला तो हो ही नहीं सकता बिना सोने के इस देश में। इंडिया में अगर हम देखें तो करीब-करीब हर साल हम 800 से 900 टन सोना आयात करते हैं और हम दुनिया के सबसे दूसरे बड़े मुल्क हैं, जहां तक गोल्ड इंपोर्ट्स का सवाल है। तो अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर मैं बात करूं, करीब-करीब 72 अरब डॉलर गोल्ड इंपोर्ट्स हुए, जो कि 24% ज्यादा है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 25, जहां लगभग 58 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुए थे। यूएई के जो गोल्ड इनफ्लोज हैं वो एक्सप्लोड कर गए हैं, यूएई से करीब 210% जंप हुआ है। और ये जो जीरो ड्यूटी विंडो है यूएई वाले, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये फिगर्स इतने ब्लो अप होते हुए देख रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक जानकार हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये करंट अकाउंट डेफिसिट के मुद्दे से आप जोड़कर देखिए, जो गोल्ड का इश्यू है, आज रुपए की कीमत 95 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से है और ये जो आपका गोल्ड प्राइसेस का इंपैक्ट है वो सप्लाई फियर्स भी स्पाइक कर रहा है और रुपए पर इसका और भी असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में। तो एक तरीके से ये भले ही प्रधानमंत्री कह रहे हो कि आप खुद से जो है सोना खरीदना बंद कर दीजिए 1 साल के लिए ताकि हमारी विदेशी मुद्रास्फीति को बचाया जा सके, लेकिन ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक यूएई की जो जीरो ड्यूटी रूट है उसको एक पॉलिटिकल कवर दे देता है। और सवाल ये भी है कि आपने फिर मिडिल क्लास को क्यों टारगेट किया, कि सिर्फ मिडिल क्लास के लोग ही जा रहे हैं सोना खरीदने के लिए और विदेशी दौरे के लिए और विदेशी शादियों के लिए, जो एक से बढ़कर एक जो सारे महारथी बैठे हुए हैं। विदेश मंत्री पिछले 10 दिनों से वैसे करीबियन देशों में घूम रहे हैं, मतलब ठीक है, बातचीत करने के लिए गए, हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या एजेंडा है। और भाई जो आपके सबसे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अदानी अंबानी, जो मेट गाला में शिरकत करने के लिए ईशा मानी जाती हैं, ज्वेलरी दिखाती हैं, मॉम 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 मॉम, क्या उन लोगों के लिए भी है मैसेज कि ना खरीदें? सोना डोनेट करवाने की याद दिलाई प्रधानमंत्री मोदी ने कि युद्ध के दौरान भारत में सोना डोनेट करते थे। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले अपना आभूषण जो है खुद ही डोनेट किया था और उसके बाद देशवासियों को कहा था कहने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री ने भी जो है अपने घर में जो है उपवास रखवाया था, फिर लोगों को कहा था कि आप लोग जो है थोड़ा कम खाएं, थाली का जो है खाना बचत के लिए। तो ये कॉल टू ड्यूटी, कॉल टू ऑनर देना तो आसान है, लेकिन शुरुआत फ्रॉम होम तो कर लीजिए। और एक क्लास को क्यों, सिर्फ जो एस्पिरेशनल क्लास है, मेहनत करके थोड़ी ऊपर जा रहा है, सिर्फ उसी क्लास के लिए क्यों? या गोल्ड वाली जो बात की मैंने, फॉरेन वेडिंग्स की बात आपने सुनी, देखिए गोल्ड वाली बात में क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि गोल्ड मत खरीदिए 1 साल तक। विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो,
कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। तो बहरहाल अब इसमें बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम चलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, कहां जाए, कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि किस तरीके से जो है ये सारी की सारी सैक्रिफाइस सिर्फ आम लोगों से ही वसूली जा रही है। और ये तमाम बातें याद आई है मोदी जी को जब चुनाव खत्म हो गए हैं। जब तक चुनाव जारी था तब तक तो सब कुछ सब चंगा सी ही चल रहा था। सुन लीजिए क्या कहा संजय सिंह ने। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? बहरहाल जो अंतिम अपील जिसके बारे में मैं झट से बात कर लूं, प्रधानमंत्री मोदी ने की है लोगों को कि आप अपनी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल जो है कम करें, क्योंकि ऑयल भारत को, आपको पता है कि हम कुकिंग ऑयल काफी इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल, और उसमें भी जो है फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज को बचाने की बात को उन्होंने जोड़ा है। कहा है कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है कि अगर आप तेल कम करें, और फार्मर्स से कहा है कि आप नेचुरल फार्मिंग की ओर शिफ्ट होइए, आप फर्टिलाइजर कम से कम इस्तेमाल कीजिए। सुनिए ये उनकी अपील एक और। अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग की जो बात की है मोदी जी ने, आप लोगों को याद दिला दे कि 2022 में श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्सा की तरफ से जब कुछ ऐसे ही ऐलान किए गए थे और उसके बाद अचानक से एक क्राइसिस की स्थिति बनी थी। फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स पर रोक लगाने की बात की जा रही थी और फिर क्या हुआ? पूरे देश भर में जो अरगले मूवमेंट प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद राजपक्सा को देश छोड़कर जाना पड़ा था। तो उम्मीद करते हैं कि मोदी जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझकर बोल रहे होंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप यहाँ पूरी तरीके से नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट कर जाएं, जहां इतने किसान अपनी जिंदगी लेने के लिए मजबूर होते हैं हर साल, गरीबी की जिंदगी जीकर। देखिए, ओवरऑल सुनकर कोई दिक्कत नहीं है इन बातों को, ठीक है, ये वॉलंटरी जो है दिशा निर्देश जारी किए प्रधानमंत्री ने, लेकिन ये सवाल निश्चित रूप से बनते हैं कि युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुए, क्या अभी तक सरकार लोगों से झूठ कह रही थी कि कितना असर पड़ रहा है हमारी एनर्जी सप्लाईज पर? जब इंटर गवर्नमेंटल ब्रीफिंग हो रही थी, सब यही कहा जा रहा था ना कि कोई किल्लत नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी बात है, सारा दारोमदार हर बार जनता पर ही क्यों? जनता ताली बजाए, जनता थाली बजाए। कोविड में लोग मारे जाते रहे, आप अंताक्षरी करवाइए जर्नलिस्ट से। सरकारों को क्यों चुनते हैं हम? नीतियां बनाने के लिए चुनते हैं ना। इजराइल और अमेरिका के साथ जो ट्रेडिशनल पॉलिसी आपने बदलकर जो आप शिफ्ट हो गए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ना भाई। आखिरकार पेजेश्किया से जब आपने बात की ईरान के राष्ट्रपति से, तब जाके हमारी फंसी हुई कुछ जहाज वहां से आ सकी हॉर्मुज स्ट्रेट से। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ही जो है मोदी सरकार झुक गई थी। उनके पहले टर्म में ईरान से हमने अपनी तेल इंपोर्ट्स को जीरो कर दिया था, वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था। क्यों? और सिर्फ मिडिल क्लास ही क्यों भाई? क्या अंबानी, अदानी, क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए जो इतने जो रिच, ना केवल इनके दोस्त बल्कि मंत्री भी हैं, उन लोगों के लिए है या नहीं दिशा निर्देश? और सरकार को क्या चैरिटी बिगिंस एट होम के तौर पर पॉलिसी को प्रैक्टिस करते हुए दिखना नहीं चाहिए? आप अपने बंद कीजिए इन रोड शोज को लगातार। मंत्रियों को बोलिए एक साथ कारपूल करके चलें, ट्रैफिक कम होगी। ट्रैफिक में गाड़ियां फंसी रहती हैं, तेल जलता रहता है, ईंधन जलता रहता है। आप भी वर्चुअल मीटिंग्स कीजिए, एग्जाम्पल्स तो सेट करेंगे ना भाई, जरूरी है। बहरहाल, मैंने कहा कि ये जो कुछ बातें हैं ये आप लोगों के सामने पेश करूं, और अगर कंटेंट पसंद आए तो शेयर कीजिए, अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।